नमस्कार, जय जोहार संगवारी हूँ। मैं दीप्ति सिंह छत्तीसगढ़ से। अभी मैं सर से आप लोगों को बातचीत कराऊंगी। एक घटना घटी थी अभी हाल ही में पत्थल गांव में, उसमें सर भी भागीदारी रहे थे। तो सर से इनका परिचय जानते हैं, उस घटना के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था। सर आपका परिचय, अपना नाम बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रूप नारायण इक्का है। मैं जशपुर जिला का रहने वाला हूं मैं। और अभी जैसे मैम ने इंट्रोड्यूस करी कि पत्थल गांव में जो त्रिशोट का जो मामला हुआ था, तो साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं, चैलेंजिंग तो था एक दृष्टिकोण में देखने में, लेकिन क्या है कि जो चुनौती भरा जो समय होता है उसी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं पूरे के पूरे हमारे जितने भी जो आपके दर्शक हैं मैम, जो आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत आपके चैनल को रिस्पेक्ट करते हैं, वो सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख के मैं वापस आया हूँ मैं। और आने वाले समय पे मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो योग्यता है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं हमारे जो समाज है, आदिवासी समाज है, उन लोगों को मैं बताने के लिए, उनमें लीडरशिप डेवलप करने के लिए मैं पूरा ताकत लगाने वाला हूँ। सर अभी जो पत्थल गांव में जो हादसा हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा और वहाँ पे जो स्थानीय प्रशासनिक अमला के द्वारा अचानक से जमीन सर्वे करने के लिए आए थे। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ पे उन्होंने ग्राम सभा का अनुमति नहीं लिया था। तो वो 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइब्स जनजाति बहुत ज्यादा रहता है। हमारा पूरा सरगुजा संभागीय 5वां अनुसूचित क्षेत्र जो 6 हमारे जिले हैं, तो उनसे वो चूक की हुई थी और वो जबरदस्ती का वो सर्वे करना चाह रहे थे बिना अनुमति का। तो हमने उसका विरोध किया था और विरोध के दरमियान में हमने सिर्फ अपनी 5वां अनुसूची और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बोला था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने हमारे जो आवाज को दबाने के लिए, एक जो तहसीलदार है उन्होंने हमारे ऊपर में मारामारी की, इस तरह का आरोप लगा के हम लोग को अरेस्ट करने का काम किया। और ये पूरी तरह से सरासर झूठी घटना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2025 में अगर प्रशासन को अगर ऐसा इल्जाम लगा के अगर अरेस्ट कराना पड़ रहा है, उनको दबाना पड़ रहा है, तो आदिवासियों को यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो वो पूरी तरह से हमारी जल जंगल जमीन बचाओ की लड़ाई थी और उसमें हमारे जो त्रिशोट गाँव के जो युवा जंबाज साथियाँ हैं और वहाँ पे जो हमारे मूल निवासी समाज की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत बाखूबी से लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई को पूरा भारत देश ने देखा, सराहा और अप्रिशिएट हुआ। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि आदिवासी जो कम्युनिटी है वो बहुत मजबूत हुआ, यूनाइट हुआ उस घटना की वजह से। और जैसे मैं प्रोफेशन से तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम भी जैसे कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे क्षेत्र। हाँ बिल्कुल। नाम होगा हमारा कि हमको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, वहाँ पे हम आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पीठ पीछे कहीं ना कहीं घोटाला होता है। ये पूरा 100% घोटाला होता है। जैसे आपको दिखे शिक्षा की अनेक नीति लगा के रखा हुआ है। जो हमारा जो बच्चे लोग पढ़ाई करेगा उसका कभी भी जो क्वेश्चन है उसका जो सिलेबस में कभी नहीं आना, आउट ऑफ सिलेबस के नाम पे उसके जो बच्चे पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्स, उसमें से परीक्षा दिया जाता है। अगर हमारा बच्चा वहां पे लड़के झगड़ के हिम्मत करके अगर वो पार कर जाता है तो इंटरव्यू में काटा जाता है। तो आप देखेंगे हमेशा से इनके जो हमारे लोगों को जो काटने का जो है वो अभी से नहीं, 5000 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। तो अभी सतर्क होने की जरूरत है, अभी सतर्क होने की जरूरत है। अभी जिस राज्याधिवेशन को हम लोग अभी अटेंड करने आए थे मैम के साथ में, वो राज्याधिवेशन में वो बता रहा है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमारे मूल निवासी समाज के सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने ST SC OBC के संगठन से ही आप लोग इस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं और वो मुकम्मल मकसद को हासिल कर सकते हैं। अगर आप दुश्मनों के संगठन में जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग वहां पे काम कर लेंगे तो नहीं हो पाने वाला है। तो इस बात को हम लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि हमें अपने मूल निवासी समाज का संगठन को ही ज्वाइन करना चाहिए। और जिस संगठन का जो लंबे समय तक जो अनुभव है, उस संगठन की बातों को सुनने के बाद में समीक्षा करना चाहिए। गौतम बुद्धा ने बोला था कि किसी भी बात को इसलिए आपको नहीं सुनना है कि किसी महत्वपूर्ण बात आदमी ने कहा है, व्यक्ति ने कहा है या किताब में लिखा है, बल्कि आप उस बातों को सुन के अपने बुद्धि के कसौटी में खरा उतरिए। अगर वो मानने वाली बात है उसको मानना है और अगर नहीं मानने वाली बात है तो उसको कभी नहीं मानना है। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और जैसे हमारे जैसे गांव एरिया जो होता है ना, वहाँ पे आदिवासी समाज के बढ़ावा के लिए काफी सारे बजट पास किए जाते हैं, लेकिन वो बजट धीरे धीरे आते आते वो कहाँ जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और बजट तो आया हुआ है मैम, अभी भी बजट आया हुआ है, लेकिन वो पूरा बजट को जो पैसा है जो आदिवासियों की जो अभिवृद्धि के लिए जो बजट बना हुआ है, उस बजट को वो अन्य जगहों पे वो खर्च करने का काम कर रहे हैं, अन्य जगहों पे खर्च करने का काम कर रहे हैं। और ये पूरे आदिवासी समाज के साथ में बहुत ज्यादा ठगी और दगी करने का काम किया जा रहा है। अभी भी बजट है 375 को अगर आप पढ़ेंगे, जो भारत सरकार संचित अधिनियम है, वो आदिवासियों के लिए स्पेशल एक बजट प्रोवाइड करता है,
लेकिन अभी सुन के हैरानी होगा कि वो पूरा का पूरा बजट मातारी वंदन योजना के ऊपर में 1,000 रुपए जो महिलाओं को मिल रहा है उसमें खर्च कर रहा है, जबकि वो आदिवासियों के लिए स्पेशल आदिवासी अभिवृद्धि का बजट है। तो ऐसा बहुत सारा घोटाला हो रहा है और हम लोग पूरी संगठित शक्ति के साथ आने वाले समय पे ये जो हमारे लोगों को दबाने की जो नीति चल रही है, जो शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए पूरे आदिवासी समाज एकजुट होगा और आने वाले समय पे 100% अपने हक अधिकार को हासिल करने में हम लोग कामयाब होंगे। और ये जो जल जंगल खत्म करने का जो प्रोसेस है ना, रायगढ़ में और हमारे यहाँ तक धर्मपुर एरिया में भी आ चुका है ये, तो इसमें आवाज उठाना चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों को नौकरी का लालच दिया जाता है कि अगर नौकरी मिलेगा तो एक पीढ़ी तक बैठ के खाएगा, पूरा जमीन खत्म हो जाता है। हाँ, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, ये तो सरासर लालच देने का मामला है। अभी हमारे लोगों को इस पूरे घटनाक्रम को सोचने की जरूरत है। देखिए, अभी जैसे रायगढ़ में जो आया भूमि अधिग्रहण हुआ, तो जितने भी लोगों का जो भूमि अधिग्रहण हुआ उनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई, लेकिन जिन्होंने भूमि अधिग्रहण किया वो अरबपति बन गया। तो ये जो घटनाक्रम है वो कुछ बोलता है। और आप इसी तरह से आप पूर्वा में देख लेते, जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ उन लोगों का जिनका जमीन छीन गया उनकी स्थिति आज क्या है, और जिन्होंने अधिग्रहण करके वहां का जो खनन कर रहा है, वहां की उपयोगिता कर रहा है, वो अरबपति खरबपति बन गया। इसलिए ये हमारा कहना ये है कि आदिवासी को विकास के नाम पे उसका जमीन को लूटा जा रहा है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है बल्कि आदिवासियों का विनाश हो रहा है। तो तमाम घटनाओं को सुनते हुए आदिवासियों को एकजुट होना चाहिए। मैं यहाँ पे खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को कोयले की जरूरत है तो आदिवासी खनन करके उसको देगा कोयला, नहीं देगा ऐसी बात नहीं है। अगर सोना की जरूरत है तो आदिवासी करेगा, लेकिन आप अडानी और अंबानी को जो वो प्लॉट को अलॉट करके जो हमारा जमीन को छीनने का काम कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। अब पूरे आदिवासी समुदाय को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। उनके जितने भी जो लालच है उस लालच में मत जाइए। ये जो लालच है ना मैम, ये बिल्कुल जो मछली को फंसाने के लिए जो कीचुआ को जैसे डाल के देता है तो मछली लालच में आकर मर जाता है। हाँ। वैसे नौकरी हमारे आदिवासी समाज के लिए कीचुआ की तरह है जो मौत है। जैसे चूहा को मारने के लिए जो घर का मालिक होता है, किसान होता है, टमाटर के ऊपर जहर लपटता है, तो टमाटर चूहा को लगता है मुझे फ्री में मिल रहा है, बहुत मजेदार है, वही फ्री का चीज उसका मौत का कारण बनता है। तो आदिवासी को जो नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है आज के समय पे, ये शहर मिलाया हुआ टमाटर की तरह है और ये पूरी तरह से मछली बचाने वाली जो गरी है उसमें कीचुआ लपेटा हुआ है। तो नौकरी के ऊपर सावधान रहो। आप 80,000 लाख करोड़ के मालिक हैं, आप मालिक बनो। उस खनन करके गवर्नमेंट को जब चाहिए हम दे देंगे। जरूरी नहीं कि भाई अडानी अंबानी उत्खनन करके दे तो सरकार चली गई, ऐसा तो है नहीं ना। तो इस बातों को समझने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको देशव्यापी संगठन के बारे में और उसके बारे में आपको समझना है तो जरूर भारत मुक्ति मोर्चा को, बामसेफ को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत आइडियोलॉजी का विषय नहीं है। हमारे आदिवासी महापुरुषों का, हमारे मूल निवासी समाज के महापुरुषों का 5000 साल के इतिहास को फॉलो करने वाली विचारधारा है। इसके बारे में जरूर देखिए, जरूर समझिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी होगा। और कहीं ना कहीं जैसे खनन को रोकने के लिए जो गांव में जो लोग होते हैं वो इसके बचाव के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनको नक्सलवाद करके उनको कई सारे नुकसान पहुंचाया जाता है। हाँ, इसको हमारे जो आंदोलन को मैनिपुलेट करने का, आंदोलन को बदनाम करने का एक इनका बहुत घटिया षड्यंत्र है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज से जैसे सोशल मीडिया में जब जैसे जो हमारी बहन कर रही है, ऐसे ही आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर में बहुत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहिए। और समाज में बहुत सारे जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को भी डेवलप करना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करता है हम लोग उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके, और वो पूरा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे भैया लोग मिले थे, उन लोग बताया कि मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ, कोई 17 बार, कोई 18 बार जा चुका है। तो जबकि ये नक्सलवाद नहीं के बढ़ावा नहीं है ना, आदिवासी समाज के हैं, ये अपने जमीन का रक्षा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को जेल जाना पड़ता है। ये प्रशासन का षड्यंत्र है, षड्यंत्र का शिकार हो जा रहे हैं। इसके पीछे भी ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं कि हमारा जो यूथ है वो अभी यूनाइट नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ मैम, जैसे अभी आपके ऊपर में FIR हो जाता है, अगर आपके पीछे 1000-2000 यूथ लोग अगर खड़े हो जाएंगे, थाना घेराव करेंगे और वहाँ के थाना प्रभारी को पूछा जाएगा कि जो मैम को आपने जो FIR किया है, किस सबूत के आधारों पे, किस जुर्म के आधार पे आपने इसको FIR किया है, तो 1000 लोगों को जवाब देने में उसका भी हालत खराब होगा। तो मैं पूरे आपके सोशल मीडिया में बड़ी तादाद में जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कैडर कार्यक्रम अपने जिला में जरूर लगाइए। कैडर से क्या है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता और जिम्मेदार कार्यकर्ता पैदा होता है और वो मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। तो ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में ये जो पुलिस थाना के द्वारा जो फर्जी FIR किया जाता है, ये फर्जी FIR भी नहीं होगा। तो हम लोग को थोड़ा सा ट्यूनिंग करना पड़ेगा अपने कामों को लेके। और जैसे हम लोग कच्चे मालों को बाहर भेजते हैं ना, हमारे यहाँ से बाहर जाता है कच्चा माल, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर यहीं की जाए तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। इसमें भी इनकी दोहरी नीति है। जो देश के उद्योगपति हैं उनके लिए जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का उन्होंने कानून बना के उनको प्रॉफिट दे रहा है। और हमारे जितने भी जो किसान लोग हैं जो अपनी अनाज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको मिनिमम रिटेल में, मतलब न्यूनतम मूल्य
आप 50 पूंजी लगाओ 5 में बेचो। तो ये बहुत घटिया पॉलिसी है। कानून की वजह से हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज गरीब हो चुका है, क्योंकि हमारे जितने भी जो अनाज उत्पादन होता है उसका बाजार में न्यूनतम जो माल होता है, जो दलाल होता है, जो वहाँ बिचौलिया होता है, वो मिनिमम दाम पे हमारी मार्केटिंग को खराब करने का काम करता है। और ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पिछले 75 सालों से कांग्रेस और भाजपा को चुन के सेंट्रल में हमने दिया। वो सेंट्रल में बैठ के वो अपने उद्योगपतियों के लिए 1000 रुपए का साड़ी को एक मतलब कि 100 रुपए की साड़ी को 1000 रुपए बेचने का उन्होंने कानून बना के दिया। और हमारा जो अनाज है, हमारा जो उत्पादन है, उसको वो मिनिमम है 100 रुपए पूंजी लगाओ और 5 रुपए में बेचो। ऐसे में कैसे तरक्की होगा हमारे लोगों का? तो ये पूरा षड्यंत्र हमारे लोगों के साथ में कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में आपके साथ में षड्यंत्र, आपके पैसा के ऊपर में कम आवे उसका षड्यंत्र, टैक्स का बोझ लाद रहा है वो अतिरिक्त है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दुबई है, वो अपने नागरिकों से 5% का टैक्स लेता है। यहाँ पे आपके इनकम के ऊपर में आपका 28% का जीएसटी है, टैक्स है। उसके बाद में आपके सामानों के ऊपर में टैक्स है। तो यहाँ पे मल्टीपर्पस यहाँ पे टैक्स का बोझ आदिवासियों के ऊपर में, मूल निवासियों के ऊपर में, एसटी ओबीसी समाज के ऊपर में यहाँ पे लादने का काम कर रहा है। शिक्षा से वंचित कर रहा है। अनाजों का जो दाम है वो आप नहीं रख सकते, वो बिचौलिया तय करेगा। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप को तोड़ने का प्रयास कीजिए, इससे निकलने का प्रयास कीजिए और इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को दोबारा फिर रिमाइंडिंग कराते हुए बोलूंगा, ये भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ के जो सोशल मीडिया है या आपके जिले में कई कार्यक्रम हो रहा है, जरूर एक बार इसको सुनिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी आपको ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, यूनाइट होने का आपको ताकत मिलेगा। और कहीं ना कहीं संविधान लागू होने से पहले ही यहाँ पे कई वर्ग के लोग रहते थे, है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं, आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है, तो मूल निवासी आदिवासी है, लेकिन संविधान लागू होने से पहले भी यहाँ कई वर्ग के लोग रहते थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो एसटी एससी ओबीसी समाज मूल निवासी समाज ही, क्योंकि इनका जो 21 मई 2001 को डीएनए अनुसंधान के माध्यम से प्रमाणित हुआ, जो माइकल मामसद जो डीएनए अनुसंधान के माध्यम से बताया कि एसटी एससी ओबीसी का जो डीएनए है 99.99% मिलता है। तो ये वाकई में मतलब कि यहाँ पे जो मूल निवासी है एसटी एससी ओबीसी वो डीएनए के आधार पे भाई भाई हैं। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती है। अभी जैसे आदिवासियों के लिए जो विशेष अधिकार मिला हुआ है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उस विशेष अधिकार के वजह से आदिवासियों को लिए 5वीं अनुसूची मिला हुआ है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाय डीएनए एसटी एससी ओबीसी मूल निवासी है। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकारों की अगर बात को बोला जाए तो संवैधानिक अधिकार में आदिवासियों के लिए जो विशेष अधिकार मिला हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल इलाका मिला हुआ है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो उसका विशेष अधिकार है, क्योंकि आदिवासी लोग कबीलाई व्यवस्था में रहते थे। बहुत सारी उनके पास में जो टेरिटोरी था, जो उनके पास में जो आदिवासी कबीलाई का जो गुण था, उसकी वजह से वो मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम एससी ओबीसी को भी अगर मूल निवासी बोलेंगे तो हमारे हक का अधिकार प्रतिक्रमण होगा। ऐसी बात नहीं है। डीएनए के आधार पे वो हमारा भाई भाई है, लेकिन संवैधानिक अधिकार उनको एससी के लोगों को अलग मिला हुआ है, ओबीसी को अलग मिला है, आदिवासी को अलग मिला है। इस डिफरेंशिएशन को आपको समझना है और डीएनए के आधार पे भी आपको समझने की जरूरत है। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम के लिए बोलना चाहता हूँ कि इनके चैनल को बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको बहुत आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इंटरव्यू लेने के लिए।